हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रासायनिक बल गतिकी या जिसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। ये सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आए तो नहीं है, बट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस साल जरूर। ये जो टॉपिक है बहुत सरल है। वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन ये टॉपिक का जो सिलेबस में दिया गया है वो बहुत छोटा सा अमाउंट दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ दर स्थिरांक के बारे में पूछा गया है और दर स्थिरांक ही उसमें दिया गया है आपके सिलेबस में। आप सिलेबस को जरा ध्यान से देखेंगे तो रासायनिक बल गतिकी में कुछ खास नहीं है। उसमें बोला गया है स्लो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन, मतलब धीमी और तेज गति से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, इसके रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। ये आप देखते हैं हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं या कहीं देख रहे हैं, और ऐसे कई रिएक्शन, जैसे लोहे का जंग लगना। तो लोहे का जंग लगना क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है ना, सब जानते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसा हो रहा है? स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है? क्या लोहे को पानी में डुबाते ही जंग लग जाता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि लोहे का जंग लगना क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो फास्ट रिएक्शन क्या है? जैसे हम पेपर को जलाते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं, तो जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ऑक्साइड बनता है, वो तुरंत बंद हो जाता है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या हुआ? फास्ट रिएक्शन हो गया। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, और अगर पूछा भी जाता है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे कि कौन सा स्लो रिएक्शन है, कौन सा फास्ट रिएक्शन है, समझ में आ जाता है। मेन जो आता है वो आती है दर की बात। केमिकल काइनेटिक्स है क्या, है ना? तो केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी क्या चीज है? तो बल गतिकी या काइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया किस गति से चल रही है ना, और उससे रिलेटेड क्या क्या केमिस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ते हैं किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बल गतिकी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो काइनेटिक्स में अगर आप बात करते हैं, सिंपल भाषा में मैं कहूं, कहते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या होती है? वेग क्या होती है? गति क्या होती है? तो जो गति होती है, जिसको हम लोग वेग भी बोलते हैं, वो क्या होती है? दूरी बटा समय। ये सामान्य भाषा में कहा जाता है कि गति जो होती है वो दूरी बटा समय होता है। तो यहां पर ये सामान्य गति की बात होगी। अब हम बात करें अभिक्रिया की गति। तो अभिक्रिया की गति क्या होगी? तो अभिक्रिया होती क्या है? कोई रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज? तो अभिक्रिया क्या होती है? जब एक अभिकारक किसी कंडीशन में उत्पाद में परिवर्तित होता है। अभिकारक मतलब क्या बोल लिख सकते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। और उत्पाद का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट। ठीक है। जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो वो किस गति से होता है ना? जैसे लोहे में जंग लगा तो आयरन जो है, अगर आयरन के ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ, हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हुआ, तो वो किस गति से हुआ? तो गति जानने के लिए हमको अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा और उत्पाद की अंतिम मात्रा पता होनी चाहिए, और समय पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूं समय अगर शून्य है, शून्य मतलब जब प्रारंभिक, जब ये शुरू हुआ है, तो मान लो अभिकारक कितना है? 10। ठीक है। उस समय उत्पाद कितना होगा? 0। थोड़ी देर बाद, मान लो 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद ये हो गया 9, तो ये कितना बनेगा? 1। मान लो 10 मिनट बाद ये हो गया 8, तो ये कितना बनेगा? 2। 15 मिनट बाद ये हो गया 7, तो ये कितना बनेगा? 3। तो इस तरह से जो अभिक्रिया चल रही है, तो ये क्या है? वो समय अंतराल है, वो समय है जिस समय में ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो अभी हमको क्या करना है? जब ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो किस गति या किस वेग से हो रहा है? तो वेग क्या था? दूरी बटा समय। तो वेग की जगह अगर मैं लिखना चाहूं इसके सापेक्ष, है ना, तो वेग को हम लोग यहाँ क्या कहेंगे? रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया का वेग, हम उसे कह देंगे अभिक्रिया का वेग। ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर भी बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या हुई? तो दूरी मतलब अभिकारक द्वारा तय की गई दूरी या उत्पाद द्वारा तय की गई दूरी। और दूरी क्या है? इनकी सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता मतलब ये जो है, ये इनकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर, है ना। तो मैं लिख सकता हूं दूरी क्या होगी? तो अभिकारक की सांद्रता
में परिवर्तन। तो ये हो गई दूरी, वो दूरी जो अभिकारक ने तय की। वैसे बटे समय क्या होगा, अगर इस समय में हुआ या इस समय अंतराल में हो समय, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, समय अंतराल। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, दर की। अब बताइए कि अभिक्रिया का वेग मैं और क्या लिख सकता हूं। तो अभिक्रिया का वेग इसके सापेक्ष भी लिखा जा सकता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो अभिक्रिया का वेग यहां पर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में क्या होगा, समय अंतराल। आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा इसको देखिए एक बार, है ना। तो अभिक्रिया का वेग हमने अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल और उत्पाद की सांद्रता में समय परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये हमने कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गई दर, ये हो गई वेग। तो ये हमको निकालना है, तो मान कैसे निकलेगा, तो वेग निकलेगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो उत्पाद की सांद्रता या अंतिम सांद्रता बोल सकते हैं। तो उत्पाद की अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। अंतिम सांद्रता को हम कितनी ले रहे हैं, मान लो हम इस समय अंतराल में, या चलिए हम लोग लेते हैं इसको इस समय अंतराल में, इसकी बात कर रहे हैं। तो उत्पाद की अंतिम सांद्रता कितनी है, यहाँ पर 2 माइनस प्रारंभिक सांद्रता इस समय कितनी है 1 बटे समय देखिए अंतिम कितना है 8 और सॉरी 10 और प्रारंभिक समय कितना है 5। तो आप जब देखेंगे ये किसमें, इसकी इकाई किसमें है, मोल प्रति लीटर, इसकी इकाई किसमें है, मिनट। तो ये आ जाएगा 2 में से गया 1, 10 में 5 के 5, 1/5 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो ये मान निकल गया किसका, वेग का उत्पाद की सांद्रता के सापेक्ष। अब यही वेग अगर मैं अभी किसके लिए निकालूं, अभिकारक के लिए, तो क्या ये वही आएगा, देखिए। तो दर क्या होगी, तो चलिए अभिकारक की अंतिम सांद्रता कितनी है 8, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 9 बटे समय कितना है 10 ऋण 5, फिर से आया ऋण 1/5। तो ये जो ऋण आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो दर जो है कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो दर हमेशा के वेग हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। तो चूंकि यहाँ ऋण आ रहा है अभिकारक के सापेक्ष और उत्पाद के सापेक्ष वो धन है, ये धन 1/5 है और ऋण 1/5 है। तो इसके लिए हमको फॉर्मूले में ही क्या करना होता है, यहाँ पहले से ऋण लगा देना होता है। तो जब हम पहले से इसमें ऋण लगा देते हैं तो ये ऋण और ऋण क्या हो जाता है, धन। तो ये भी और ये भी दोनों वेग क्या होते हैं, समान आते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम दर निकालेंगे तो दर हमेशा अभिकारक और उत्पाद के सापेक्ष निकालेंगे। तो उसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका है, दर को कैसे लिखते हैं। जैसे एक अभिक्रिया है हो रही है ए से लेकर बी तक, ए अभिकारक है बी उत्पाद, तो इसके लिए दर क्या लिखा जाएगा, तो दर बराबर क्या लिखेंगे, ए की सांद्रता में परिवर्तन, है ना। ए क्या है, अभिकारक, ये देखिए अभिकारक, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या होगा, समय अंतराल। और वही बराबर होगा किसके, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या होगा, समय अंतराल की। क्योंकि आपने एक चीज तो देखा होगा, दोनों ही स्थिति में ये मान जो है वो सेम आया 1/5 1/5, लेकिन एक ही सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक परिवर्तन। तो मुझे पहले से यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा और ये तो धनात्मक रहता है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, धन। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, ध्यान रखेंगे परिवर्तन, परिवर्तन को डी से, है ना, डी कोई भी चेंज होता है उसको डी से दर्शाते हैं। तो यहाँ जो दर होगा वो कैसे लिखेंगे, डी, माइनस तो रहेगा ही, और सांद्रता, सांद्रता को इस तरीके से लिखते हैं, लिखने का ये तरीका है। तो माइनस डी बड़ा कोष्टक के अंदर ए लिखेंगे और ये है सांद्रता। तो इसको हम पढ़ेंगे ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो समय भी क्या है
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, वो भी समय में परिवर्तन है, तो समय में परिवर्तन को कैसे लिखेंगे, डी टी, है ना। इसी तरीके से ये बराबर होगा किसके, बी की सांद्रता में, तो यहाँ तो प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा डी बी बटे डी टी। ये लिखने का तरीका है किसको, दर को। तो इस तरीके से हम लोग को दर लिखना है, ठीक है। तो अब मैं जैसे कि ये तो बात हो गई एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेता हूं और हम उसकी दर लिखने की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो यहाँ लिखा है 2b से लेकर c तक, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है, जो भी अभिकारक हो या उत्पाद, उसके सामने जो मोलों की संख्या लिखी होगी वो हमेशा इस समीकरण में क्या होगा, एक बटे करके लिखेंगे। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं दर समीकरण, ये कहलाती है दर समीकरण, या दर व्यंजक बोल सकते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूं, तो इसमें दर क्या लिखूंगा, दर बराबर डी की सांद्रता में परिवर्तन, है ना, तो लिखूंगा डी बी बटे डी टी बराबर सी की सांद्रता में परिवर्तन, तो डी सी बटे डी टी। ये अभिकारक है तो माइनस, ये उत्पाद है तो प्लस, और ये 2 लिखा है तो ये 2 को लिखा जाएगा 1 बटे 2। ये हो गया दर, ठीक है। इस तरीके से दर लिखा जाता है। आपने देखा दोनों केस में 1/5 आया था, लेकिन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, एक में माइनस लगाना पड़ा था। वैसे यहाँ 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि दुगनी स्पीड से कम होगा, है ना। जब ये बनेगा तो ये दुगनी स्पीड से क्या होगा, कम होगा, तो मुझे इसकी दर में 1/2 करना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसके लिए दर क्या लिखेंगे, है। तो चलिए देखिए, आप देखते जाएंगे, आप मन में सोचते जाइए, मैं लिखते जा रहा हूं कि क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डी, ये अभिकारक है, N2 की सांद्रता बटे क्या लिखते हैं, dt बराबर, इसके लिए भी लिखेंगे डी, H2 में क्या लिखेंगे, बटे dt, इसके लिए क्या लिखेंगे, डी, फिर क्या लिखेंगे NH3, और बटे में क्या लिखेंगे, dt। सबसे पहला स्टेप कि आप सांद्रता बटे dt लिख लो। दूसरा स्टेप प्लस माइनस का साइन, ये अभिकारक है माइनस, ये अभिकारक है माइनस, ये उत्पाद है तो ये रहेगा प्लस। अब क्या इसके सामने कोई स्टोइकियोमेट्री है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हम यहाँ माइनस तो रह गए, यहाँ 1 बटे क्या कर देंगे 3, और यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 1/2 क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो इस तरीके से ये दर का समीकरण। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन को कैसे बनाना है, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अभिक्रिया 2A से 3B, यहाँ A क्या है, विकारक हो गया, और B क्या है, उत्पाद में यदि A के टूटने की दर 60 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो B के बनने की दर क्या होगी। अब ये टूटने की दर और बनने की दर में क्या अंतर है, तो अभिकारक के लिए अलग, क्योंकि अभिकारक टूट रहा है और उत्पाद क्या है, बन रहा है। तो अगर अभिकारक रिएक्टेंट हमारा टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उसकी जो दर होगी वो उत्पाद के बनने की दर से अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। सेम कब होगी, जब दोनों के सामने मोलों की संख्या एक जैसे लिखी होगी, लेकिन यहाँ दोनों के सामने मोलों की संख्या क्या है, अलग अलग है। तो दोनों के मतलब दर, दोनों की अभिक्रिया की दर, एक के टूटने की और एक के बनने की जो दर है वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होगी, अलग होगी, और दोनों के बीच में एक संबंध होगा। तो अगर इस संबंध को जानना है तो सबसे पहले इसके लिए यहां मैं लिखता हूं 2A और ये 3B। सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो इकाई देखिए, दर की इकाई क्या लिखे, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो मैं अलग से बता देता हूं, ये पहले बोलना था कि दर की इकाई क्या होगी। तो दर होता क्या है, दर क्या होता है, अभी हमने बताया था, सांद्रता में परिवर्तन बटे में क्या था, समय अंतराल। तो सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, जिसको हम लोग मोलरता या नॉर्मलता से दर्शाते हैं, है ना। तो ये मोल प्रति लीटर सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। अब ये जो समय है वो सेकंड में होगा तो ये इकाई होगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। समय अगर मिनट में होगा तो ये होगा मोल प्रति इकाई प्रति लीटर प्रति मिनट। इस तरीके से ये दर की क्या होती है, इकाइयां होती है, ठीक है। ये अलग से मैंने बता दिया। अभी हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो 2A से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, 3B। सबसे पहले मुझे बताइए कि हम इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम हमेशा लिखेंगे दर समीकरण, ठीक है।
हम क्या लिखेंगे, दर समीकरण। तो दर समीकरण में लिखते हैं अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगा, अभिकारक। तो अभिकारक के लिए क्या लिखूंगा मैं यहां पर ए, तो ये हो जाएगा डी ए बटे डी टी। माइनस का साइन लगेगा, क्यों माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि अभिकारक है, 2 है तो मैं यहां क्या लिखूंगा 1/2 बराबर क्या लिखूंगा प्लस डी बी बटे डी टी, और यहां मैं लिखूंगा 1/3। तो ये हो गई अभिक्रिया के दर के लिए एक दर समीकरण। अब इस दर समीकरण में ये जो dA बाई dt है ये क्या है, A के टूटने की दर, और dB बाई dt क्या है, B के बनने की दर। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखेंगे यहां मैं सेम टू सेम लिखूंगा दर बराबर, इसको मैं कैसे लिखूंगा 1/2, ये माइनस साइन के साथ ही ये पूरा को मैं क्या लिखूंगा गुणा A के टूटने की दर बराबर, ये कैसे लिखूंगा 1/3, और ये क्या लिखेंगे टूटने की दर है इसलिए माइनस को साथ में ले लिया है ना, बनने की दर में तो प्लस ही रहता है, तो 1/3 गुणा इतने को मैं क्या लिखूंगा B के बनने की दर। देखिए देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, बहुत सिंपल है, एक बार समझ जाइए आपके हर क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएंगे। हर बार आपको सिर्फ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी आप सॉल्व करेंगे केवल ये एक दर समीकरण बनाना और वहां से सॉल्व कर लेना। तो अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि अभिक्रिया की दर एक्चुअली हम जो दर समीकरण लिखे हैं उसमें ये है 1/2, और ये माइनस साइन के साथ जो ये है, क्योंकि ये सिर्फ ए के लिए हम बात कर रहे हैं, हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम ए के लिए बात कर रहे हैं। तो ए के टूटने की दर उसका हमने आधा किया है, ठीक है। और वैसे यहां क्या हो जाएगा डी बी बाई डी टी, तो ये क्या हुआ बी के बनने की दर, और उसको हमने क्या कर दिया 1/3, क्योंकि हम 1/3 यहां लिखे। अब प्रश्न में पूछा क्या है, बी के बनने की दर, और दिया क्या है ए के टूटने की दर। तो हम इसी समीकरण में रख देते हैं, चूंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसको हटा के ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहां देखिए ये हो जाएगा 1/2 गुणा ए के टूटने की दर, कितना दिया है देखेंगे 60 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है ये हो गया, और ये बराबर होगा किसके 1/3 गुणा बी के बनने की दर, ठीक है। अब इस समीकरण से देखेंगे 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 30, तो ये आया क्या लिख सकते हैं 30 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बराबर 1/3 गुणा बी के बनने की दर। तो अगर बी के बनने की दर का 1/3 30 है, तो ये सीधा सीधा पक्षांतर का केस है। अब पक्षांतर कर दो, 3 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3 गुणा 30 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बराबर क्या हो जाएगा बी के बनने की दर। तो ये बी के बनने की दर क्या होगी 3 गुणा 30 हो जाएगा 90 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि पूछा गया था बी के बनने की दर, तो हमारा आंसर जो आया वो कितना आएगा 90 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इस पॉइंट से जो मैं भी बता रहा हूं दर, अभिक्रिया की दर से इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आगे भी डिस्कस करूंगा जब मैं टेस्ट इसके ऑनलाइन टेस्ट जारी करूंगा, तो है ना। तो अभी क्या है आप ये समझ लीजिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जहां भी मिलते हैं आप उसमें अपडेट करिए, उसको सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो वो क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, दर व्यंजक की, क्योंकि जब भी दर की बात होती है तो दर स्थिरांक की बात तो जरूर होगी, है ना। तो एक दर व्यंजक क्या चीज है और दर को लिखा कैसे जाता है। अभी मैंने एक तरीका बताया था आपको लिखने का जो तरीका था ये कैसा था, ये अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता पे निर्भर करता था। तो दर जो है वो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता पर अगर निर्भर करता है तो कैसे करता है, इसको लिखते कैसे हैं। तो दर व्यंजक क्या चीज है, इसको रेट एक्सप्रेशन लॉ भी बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन लॉ, दर नियम बोल सकते हैं, दर व्यंजक बोल सकते हैं, या रेट एक्सप्रेशन लॉ भी कह सकते हैं। तो दर का नियम क्या है, ये लिखते कैसे हैं इसको तो ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है,
सक्रिय मात्रा का नियम, है ना। सक्रिय मात्रा का नियम या द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम इसको बोलते हैं। तो सक्रिय मात्रा के नियम के अनुसार, ये मैंने आप लोगों को रासायनिक साम्य में भी पढ़ाया था। तो सक्रिय मात्रा का नियम ये कहता है कि जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो उसकी दर जो है उसकी सांद्रता की घात में एक निश्चित मान के अनुपात के बराबर होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे एक अभिक्रिया हो रही है ए से लेकर बी, तो इसके लिए दर में क्या लिखूंगा, दर जो है, दर एक तो वो लिखेंगे कि ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे बी की सांद्रता में परिवर्तन, वही दर है ना, वही। अब वो किसके इक्वल है, तो वो लिखा जाएगा दर जो है समानुपाती होता है किसके, अभिकारक की सांद्रता के। तो यहां लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता के नहीं, अभिकारक की सांद्रता और इसकी घात में n के, जहां n जो है वो क्या है, n को यहां इस दर में कहा जाता है कोटि, इसको कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो ये कोटि कैसे पता चल करते हैं और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या इसके कैसे सॉल्व होते हैं, सब बहुत आगे की बात है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस समीकरण की बात कर रहे हैं। तो चूंकि समानुपाती है, तो जब भी कोई चीज समानुपाती होती है, अगर हम बराबर लिखते हैं तो एक समानुपातिक स्थिरांक की जरूरत होती है। तो वो समानुपातिक स्थिरांक हम क्या ले लेते हैं, के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभिकारक, है ना। तो यहाँ अभिकारक कौन है, ए है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए की घात में n। तो ये मेरा हो गया दर व्यंजक इसके लिए, है ना। तो ये हो गया दर व्यंजक। तो इस केस में अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मान लो ये पहला है और एक मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लिखता हूं मान लो 2b और यहां मैंने लिख दिया c। तो यहां के लिए दर क्या होगा, तो ये हो गया दर बराबर k और b के तो रहेगा ही, और b यहाँ b क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभिकारक b है, और यहाँ a क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ अभिकारक a था। तो b अगर अभिकारक है तो b की घात में 2 लिखेंगे नहीं, b की घात में n लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमको नहीं मालूम है कि एक्चुअल में इसकी जो कोटि है वो 2 ही है कि 1 है कि 3 है। ये कोटि कुछ भी हो सकती है। कोटि जो अभिक्रिया की कोटि है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये हो गई इसकी। तो इन दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे तो k क्या चीज है, इन दोनों केसेस में जो k लिखा गया है वो क्या है, तो k को कहते हैं दर स्थिरांक। इसका दूसरा नाम है वेग स्थिरांक, या इसे विशिष्ट दर स्थिरांक भी कहते हैं, विशिष्ट दर स्थिरांक। तो इतने सारे इसके नाम है ना। दर स्थिरांक, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेट कांस्टेंट। अब नाम से समझ में आ रहा है कि ये रेट कांस्टेंट कह रहा है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, ये स्थिर वैल्यू है। के का मान कभी नहीं बदलेगा, के का मान बदलता नहीं है क्योंकि ये स्थिर है ना। तो इस केस में अगर हम बात करें तो के जो है यहाँ के लिखा हुआ है वो क्या है, दर स्थिरांक, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं। तो दर स्थिरांक क्या है और ये कोटि क्या है, ये मैं अभी इसके बाद आपको बताता हूं, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि n जो है वो क्या है, कोटि है। तो n अगर कोटि है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, तो इसका क्या मतलब है, तो ध्यान देंगे n का मान, अगर n का मान 0 है तो इसमें हम जो कोटि जो होगी इसको हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि, कोटि है, इसको कहते हैं ऑर्डर। तो ये कौन सी कोटि हो गई, शून्य कोटि या 0 ऑर्डर, है ना। अगर n का मान 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम कोटि या फर्स्ट ऑर्डर। अगर n का मान 2 है तो हम इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि या सेकंड ऑर्डर। 3 है तो इसको हम बोलेंगे तृतीय कोटि या थर्ड ऑर्डर। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर -1 है, इसका मान देखिए धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इसका मान माइनस है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक कोटि, और ये जो है इनवर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से इसका मान हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो ये हो सकती है। जब ये हो सकती है तो ये जो हम बात कर रहे थे किसकी, के की, दर स्थिरांक की, ये इसलिए मैंने ये बताया। तो दर स्थिरांक की इकाई की हम सबसे पहले बात करेंगे, दर स्थिरांक के विशेषताओं के बारे में। तो दर स्थिरांक की इकाई,
सबसे पहले तो दर बराबर क्या लिखेंगे, दर बराबर के अभिकारक की सांद्रता की घात में क्या होगा, n। अब आपको ये सोचना है कि अलग अलग कोटि के लिए, इसका शॉर्टकट भी है लेकिन मैं अभी लॉन्ग कट ही बता रहा हूं, तो अलग अलग कोटि के लिए इनकी इकाइयां अलग अलग होंगी, क्योंकि हमको किसकी इकाई निकालनी है, के की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दर की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये किसकी इकाई हो गई, दर, बराबर के। ए क्या है, मोल प्रति लीटर और इसकी घात में क्या हो गया, है। तो के की इकाई क्या होगी, ये इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बटे मोल प्रति लीटर और इसकी घात में n। तो जब हमको n का मान पता होगा तो हम वहां से k की क्या निकाल सकते हैं, इकाई निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं शून्य कोटि की, शून्य कोटि में n का मान क्या होता है, शून्य। तो k की इकाई क्या होगी, k की इकाई होगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बटे मोल प्रति लीटर की घात में शून्य। देखिए n की जगह हमने क्या रख दिया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, किसी की घात में शून्य का मतलब होता है 1, तो ये बन जाएगा मोल प्रति लीटर बटे 1, या k की जो इकाई होगी वो हो जाएगी मोल प्रति लीटर, सॉरी प्रति सेकंड भी है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसी की इकाई। तो फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होगी, तो प्रथम कोटि, इसकी इकाई मुझे निकालनी है। तो प्रथम कोटि की इकाई लिए फिर से मैं वैसे ही लिखूंगा कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बटे, यहां देखें मोल प्रति लीटर, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है जो भी कोटि हो। n का मान मैं क्या लिखूंगा, 1। क्यों 1 लिखा, क्योंकि प्रथम कोटि के लिए n का मान क्या होता है, 1। तो ये 1 है, तो ये मोल प्रति लीटर और मोल प्रति लीटर कट जाएगा और ये बचेगा सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से ये हो गई k की इकाई। तो k की इकाई किसी भी ऑर्डर के लिए पूछे, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, आप वहां से k की इकाई बता सकते हैं और आराम से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और 2016 में इससे रिलेटेड जो प्रश्न आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको पूछा गया है ना। मैं प्रश्न ही लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए 2016 में जो प्रश्न पूछा है वो है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी, दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी। ऑप्शंस में आपको देखने को मिल जाएगा मोल प्रति लीटर, सेकंड इनवर्स, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला आप यहाँ यूज करेंगे और जो भी ऑप्शन होगा उसमें से मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ही आपका सही आंसर होगा। तो आगे क्या हो सकता है, इस साल क्या पूछ सकता है, इस साल पूछ सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई बताइए, पूछ सकते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई बताइए। तो बस आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से आप अपना आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, 2016 में यही वाला प्रश्न पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि दर स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दर स्थिरांक को प्रभावित करने का मतलब, पहली बात तो इसका नाम में ही क्या लिखा हुआ है, स्थिरांक। अब जब ये स्थिरांक है तो इसको कोई कैसे प्रभावित कर सकता है, तो पहली चीज हम सबसे पहले देखते हैं दाब। तो क्या दाब जो है दर स्थिरांक को प्रभावित कर सकता है, तो नहीं, दाब का कोई भी प्रभाव दर स्थिरांक पर नहीं होता है क्योंकि वो स्थिर मान ही रहेगा। दूसरी बात हम करते हैं सांद्रता। क्या सांद्रता उसको प्रभावित कर सकती है, तो नहीं, सांद्रता भी उसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती है ना। तीसरी बात हम करते हैं, जैसे कि करते हैं ताप। ताप उसको प्रभावित करेगा कि नहीं, तो दर स्थिरांक को ताप जरूर प्रभावित कर सकता है। इसके पीछे का कारण जो है वो ये है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होती है, अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया की जब गति बढ़ेगी तो दर स्थिरांक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इस समय सांद्रता क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो K का मान बढ़ाने के लिए ताप जो है वो काम आ सकता है। तो ताप की वजह से दर स्थिरांक का मान बढ़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि ताप बढ़ता है तो K का मान भी बढ़ता है, मतलब दर भी क्या होती है, बढ़ती है। और इसके लिए अर्हीनियस ने नाम के एक वैज्ञानिक ने एक समीकरण भी दिया था, आपने सुना भी होगा, अर्हीनियस समीकरण जिसे कहते हैं। तो अर्हीनियस समीकरण क्या है,
तो उन्होंने बताया था कि K जो है बराबर होता है A e की घात में माइनस E अपॉन RT के। अब यहां जो टर्म लिखे गए हैं तो यहाँ K क्या है, दर स्थिरांक है, आप जानते हैं, ठीक है। T क्या है, यहाँ पर ताप है। R क्या है, R यहाँ पर गैस स्थिरांक है। तो जो गैस स्थिरांक है R, इसका मान कितना होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं E तो क्या है, एक्सपोनेंशियल जिसको बोलते हैं, हम घात में लिखते हैं। EA क्या है, यहाँ पर EA को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। ये सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये मैंने मेरे पिछले वाले लेक्चर में ये बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है या वह न्यूनतम एनर्जी है या वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी अभिकारक को अभिक्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब वो ऊर्जा उसको कहां से मिलती है, टक्कर से मिलती है। तो बात यह है कि अगर वो ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा है तो उस सक्रियण ऊर्जा और ताप पर कौन निर्भर करता है, ये K। तो सोचिए, ताप के कम ज्यादा होने से भी K का मान भी कम ज्यादा हो सकता है। तो इस समीकरण, ये समीकरण यहाँ बताने का मतलब सिर्फ ये है कि इस समीकरण के माध्यम से हम ये समझ सकें कि ताप से K जो है प्रभावित करता है। इसको, इस समीकरण को और सिंप्लीफाई करके ये देखा गया है कि ताप का जो प्रभाव है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितना होता है, तो उसको हम लोग ताप गुणांक से समझते हैं। ताप गुणांक को लिखा जाता है KT + 10 बटे K इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 और 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी निश्चित ताप पर K का मान जो भी हो, अगर उसके ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उस ताप पर जो K का मान होगा पहले वाले K के मान से 2 गुना होगा, मतलब दर जो है वो 2 गुनी होगी या 3 गुनी होगी, ऐसा कहा गया है। और ये ताप गुणांक का मतलब है। अगर इससे क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा वो देखिए। अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर K का मान 7 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, या हाँ दर का मान लिखें या K का मान 7 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। तो आप ही समझिए, इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि हर 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर, फिर से मैं लिख रहा हूं, हर 10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक या दर जो है वो क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, 2 गुनी हो जाती है। अगर दर 2 गुनी हो रही है तो आप मुझे बताएंगे, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये 7 है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो 35 डिग्री पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 7, मतलब ये हो जाएगा 14 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से 45 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होगा, इसका डबल, मतलब ये हो जाएगा 2 गुना 14, मतलब 28 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो 55 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उसका डबल, तो ये होगा 2 गुना 28, मतलब ये हो जाएगा कितना, 56 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी निश्चित ताप पर दर का मान या दर स्थिरांक का मान जो भी दिया होगा, ध्यान ये देना है कि जैसे जैसे 10 डिग्री ताप बढ़ाएंगे, हर 10 डिग्री पे ताप दर स्थिरांक या दर का मान जो है वो 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये ताप गुणांक कहलाता है और ये अर्हीनियस समीकरण कहलाता है। ये जो है सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि ताप से K का क्या संबंध होता है। तो यहाँ ये बताने को था कि दर स्थिरांक को कोई भी जो है घटनाक्रम प्रभावित नहीं कर सकती है सिवाय ताप के। तो अब मैं आपको बता रहा हूं 2016 में आए इस प्रश्न के बारे में। देखिए ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो इसमें सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक निर्भर करता है। बात दर स्थिरांक की हो रही है, ध्यान से देखिए प्रश्न को। ऑप्शंस हैं, पहला है सांद्रता, दूसरा है दाब, तीसरा है ताप,
चौथा है एंथैल्पी और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था कि सांद्रता जो है वो दर स्थिरांक को प्रभावित नहीं कर सकती है, दर को प्रभावित कर सकती है बट दर स्थिरांक को नहीं। दाब भी उसको प्रभावित, दाब और सांद्रता एक ही जगह है। अगर सांद्रता हम कब लिखते हैं, जब अभिक्रिया जो है वो विलयन में हो रही हो, और दाब कब लिखते हैं, जब अभिक्रिया गैसीय हो, तो है ना। तो दोनों स्थिति में यह के को प्रभावित नहीं करेंगे। तीसरा है ताप, चौथा है एंथैल्पी, एंथैल्पी भी उसको प्रभावित नहीं करती है। और मैंने आपको बताया अभी अभी कार्हीय समीकरण के द्वारा कि ताप जो है वो रासायनिक दर अभिक्रिया की दर स्थिरांक को बदल सकती है, मतलब दर स्थिरांक उस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ताप, मतलब सी ऑप्शन। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो हमने देखा कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। तो इन कोटि से किस टाइप के प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं दर व्यंजक होता क्या है, तो दर बराबर हम क्या लिखते हैं, के अभिकारक की सांद्रता की घात में n, जहां n क्या है, कोटि है। अगर मैं बात करूं शून्य कोटि की, तो n का मान क्या होगा, 0। तो दर क्या लिखेंगे, तो दर बराबर लिखेंगे के अभिकारक की घात में 0, है ना। तो अभिकारक की घात में 0, इसका क्या मतलब निकलता है, तो शून्य कोटि में इस बात का मतलब ये निकलता है कि जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सीधी सीधी बात है, दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है, वो कहलाता है क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जैसे कि हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप सभी ने सुनी है, सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, CO2 और H2O लेकर क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सूर्य की रोशनी, है ना। सूर्य की रोशनी के बिना क्या अंधेरे में क्या ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, नहीं। इसका मतलब अंधेरे में अगर आप उनको कितना भी CO2 और H2O दे दो, है ना, कितना भी CO2 और H2O दे दो जो कि अभिकारक हैं, तो उनकी उपस्थिति में भी यह अभिक्रिया जो है वो संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर प्रकाश की अनुपस्थिति है। तो इसका मतलब ये है कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक पर निर्भर नहीं कर रही है, किसी और कारक पर निर्भर कर रही है, जो कि वहां पर क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, है ना। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो n का मान क्या होगा, 1। तो दर बराबर क्या होगा, के अभिकारक की सांद्रता की घात में क्या होगा, 1। तो सीधी सीधी सी बात इसमें यह है कि दर सीधे सीधे समानुपाती है किसके, अभिकारक की सांद्रता की घात में 1 के। मतलब जितना अभिकारक आप डालते जाओगे दर उतना ही बढ़ता जाएगा। इसमें दर पर निर्भर, दर जो है अभिकारक पर निर्भर करेगी। वैसे द्वितीय कोटि में भी यही चीज होगी, दर जो है अभिकारक पर निर्भर करेगी, लेकिन वो अभिकारक की सांद्रता के स्क्वायर पर निर्भर करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोटि जो है वो 2 है। तो ये तो बात हो गई सामान्य बात। तो अभी मैं आपको जो स्क्रीन में, अब आप देखिए स्क्रीन में जो दिखा रहा हूं वो ये है कि शून्य कोटि है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो इसके लिए आपको कुछ अभिक्रियाओं को याद करना पड़ेगा, तो याद करके रख लीजिए, ये एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये जो रिएक्शन है, इन सारे रिएक्शन को आप याद कर लीजिए। जैसे पहला लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, है ना। तो N2O5 का डिकम्पोजिशन या विघटन जब होता है तो ये 4NO2 और O2 बनाता है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। वैसे ही दूसरा देखेंगे H2O2 का विघटन डिकम्पोजिशन लिखा है, ये भी प्रथम कोटि की है। वैसे ये सारे जितने भी दिए हैं आप इनको एक बार पढ़ के रख लीजिए, दिमाग में अगर बैठ जाएगा ये सभी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं। तो इससे अगर क्वेश्चन आया कि पहचानिए कि ये अभिक्रिया किस कोटि की है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और इन सभी में एग्जाम्पल में एक आपने खास चीज देखी होगी कि सभी में अभिकारकों की जो संख्या है लगभग 1 है, और ये सभी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना। इसके बाद देखिए दूसरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूँ, वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जैसे पहला दिया है एसिटैल्डिहाइड का विघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटैल्डिहाइड, है ना। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना। इसी तरीके से दिया है सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, रिएक्शन बिटवीन परसल्फेट आयोडाइड आयन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें,
है ना। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शंस हैं। तो इस तरह से ये जब आप देखेंगे तो इन रिएक्शंस को आप एक बार पढ़ लीजिए और याद करके रख लीजिए। इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा तो सीधे सीधे इसके आंसर आप लोग कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको और भी इसमें केमिकल काइनेटिक्स में या रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड कोई चीज जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज को लिखिए, अपने क्वेश्चंस डालिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।